हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे जो हमने एटम के बारे में थ्योरी पढ़ी हुई है तो उसके न्यूमेरिकल्स, और ये सारे न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। मींस एज इट इज जितने भी शिफ्ट में जितने क्वेश्चंस है वो हम पढ़ने वाले हैं एटम के 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये 2023 के क्वेश्चन है। सिर्फ एटम के क्वेश्चन हम देखेंगे, न्यूक्लियाई के नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे जब हम न्यूक्लियाई की थ्योरी को स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से मूव कर रहा है कि जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो है हाफ m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज कांस्टेंट। यहाँ पे ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है। एंड आर इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन, एज्यूमिंग बोहर क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम एंड द सर्कुलर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट विल बी प्रोपोर्शनल टू। तो बताओ रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? ठीक है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब मैंने थ्योरी करवाई थी। तो देखो क्या होता है, जब पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का रिलेशन होता है वो किसके इक्वल होगा? माइनस डी बाई डी आर। नेगेटिव को छोड़ दो, सिंपल डी बाई डी आर। तो यहाँ पे फोर्स किसके इक्वल होगा? इसका डेरिवेटिव करो तो किसके इक्वल आया? हाफ m ओमेगा स्क्वायर टू आर। 2 से 2 कैंसिल, तो फोर्स किसके इक्वल आ गया? m ओमेगा स्क्वायर आर। और वैसे हमें पता है फोर्स किसके इक्वल होता है? m v स्क्वायर डिवाइड बाई आर। मींस इसमें क्या है कि इधर एक पार्टिकल और इसके चारों तरफ एक पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगा? जो यहां से फोर्स निकला, जो पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकला है उस फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से इन दोनों को क्या कर दो? कंपेयर कर दो। m ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू m v स्क्वायर आर डिवाइड बाई आर। जो ये r है इसको इस तरफ ले जाओ, ये हो गया r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है कि बोहर का जो सेकंड मोमेंटम है वो किसके इक्वल होता है? m v r इज इक्वल टू nh डिवाइड बाई 2 पाई। तो यहां से v किसके इक्वल आ गया? nh डिवाइड बाई 2 पाई m r। ठीक है, तो v की वैल्यू इधर पुट करो, m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू m, v की वैल्यू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर आर स्क्वायर। जो भी m कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, लेकिन हमें कोई इतना दिमाग और टाइम लगाना ही नहीं है कि क्या चीजें कैंसिल हो रही, सिर्फ r का और n का रिलेशन निकालना है। r को इस तरफ ले जाओ, r की पावर 4, और यहाँ पे n है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर। तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, और यहां से r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट n। ठीक है, सिंपली जब भी हमें पोटेंशियल एनर्जी दे रखी हो तो कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले फोर्स को निकाल लो कितने है और उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल रखो, और सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर जो सेकंड क्वांटाइजेशन है वहां से v की वैल्यू निकाल के प्लेस कर दो। ठीक है, हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट 12.8 इलेक्ट्रॉन volt energy is required to separate a hydrogen atom into a proton and electron। कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस लिए रिक्वायरमेंट है? जो हाइड्रोजन एटम है जिसमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और इसके अंदर क्या है? एक प्रोटॉन है। ठीक है, सो द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज। क्या ये फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है? हमें नहीं पता। इन्होंने बोला है कि जो रेडियस है वो किसके इक्वल होती है? रेडियस 9 बाई x इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो बताओ x की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, तो यहाँ पे देखो दे क्या रखा है इन्होंने? एनर्जी, और पूछ ली इन्होंने
रेडियस की वैल्यू। तो सिंपली हमें करना क्या है, जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो देखो यहाँ पे। अब कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है, हमने कहा कि वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अगर वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, और वो एनर्जी किसके इक्वल होगी, एनर्जी का फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ E, के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ E, सॉरी ट्वाइस ऑफ R, ट्वाइस ऑफ R। ये हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला है। तो यहां से एनर्जी की वैल्यू कितनी दे दी, 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसल, तो रेडियस हमें निकालनी है, ठीक है। तो के जेड ई डिवाइड बाई 2 इंटू 12.8, और यहां से आ गई हमारी रेडियस की वैल्यू, ठीक है। एनर्जी दे रखी थी तो एनर्जी का फॉर्मूला और एनर्जी की वैल्यू इक्वल पुट करो, और यहां से आर को दूसरी तरफ ले जाओ। आर की वैल्यू हमें सिंपली कैलकुलेट करनी है, तो यहां से वैल्यूज पुट करो। 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, जेड हाइड्रोजन के केस में 1, 1.6 10 रेज टू द पावर माइनस 19 टू 12.8 इज इक्वल टू आर। तो यहां से हमें 9 को एज इट इज रखना है, 9 को एज इट इज रखो। इन दोनों पावर्स को सॉल्व कर लो, 10 रेज टू द पावर माइनस 10, और डिवाइड बाई आर है। डिवाइड बाई आर मीन्स अभी के लिए पहले इनको सोल्व करो। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 से कैंसिल कर दो 8, फिर 4 पे कैंसिल कर दो, 4 दूनी 8, 4 दिए 12, और 4 दूनी 8, 2 पे कैंसिल कर दो 16। तो डिवाइड में कितना आ गया, 16, ठीक है। तो कंपेयर करो, ये तो बोल रहे रेडियस इतनी होती है और हमारी वैल्यू कितनी आई है, ये वाली। तो देखो x किसके इक्वल आ गया, 16, x इज इक्वल टू 16, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16, ठीक है। कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है the ratio of wavelength of spectral lines H alpha and H beta in Balmer series। H alpha and H beta इनकी वेवलेंथ का रेशियो किसके इक्वल है, x बाई 20। द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। तो रेशियो निकाल लो किसके इक्वल होगा। सबसे पहले H अल्फा का रेशियो, बाल्मर सीरीज है, तो बाल्मर सीरीज के अंदर कौन सी सीरीज है, बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में n1 कितना होगा, 2, n2 अल्फा क्या होगी, फर्स्ट सीरीज। फर्स्ट सीरीज मीन्स फर्स्ट ट्रांजिशन, ठीक है। ये तो होगी अल्फा, और बीटा किसके इक्वल होगी, जब n2 किसके इक्वल होगा, 4, तो ये होगा बीटा ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले हम वेवलेंथ निकालेंगे अल्फा की। मैं सिंपली अल्फा लिख रही हूं, किसके इक्वल होगा, r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 1/4, कितना होगा, 1/4 माइनस 1/9, 36, 9 माइनस 4, 5/36। तो इधर पुट कर दो 5/36, तो 1/लैम्डा अल्फा, और यहां से लैम्डा अल्फा किसके इक्वल आ गया, 36 डिवाइड बाई 5r, ठीक है। लैम्डा अल्फा निकल गया। इसी तरह लैम्डा बीटा निकाल दो, लैम्डा बीटा इज इक्वल टू r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल आ गया, ठीक है। इधर से सॉल्व करो, -16, 16, 4 माइनस 1, 3/16, तो कितना आ गया, 3/16, 1/लैम्डा बीटा। यहां से लैम्डा बीटा किसके इक्वल आ गया, 16/3r, क्लियर। अब इन्होंने बोला है अल्फा और बीटा का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा। तो यहां से देखो, लैम्डा अल्फा डिवाइड बाई लैम्डा बीटा इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 5r, और डिवाइड बाई 16 डिवाइड बाई 3r। तो 36 डिवाइड बाई 5r इंटू 3r बाई 16, r से r कैंसल, तो यहां से
4 से कर दो 4, 9, 27 डिवाइड बाई 20। ठीक है, लेकिन ये बोल रहे x बाई 20, तो इसका मतलब x किसके इक्वल आ गया? 27 के इक्वल आ गया। हो गया, x कितना आ गया? 27। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इन्होंने दे दिया द एंगुलर मोमेंटम फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द बोहर ऑर्बिट इज L if the electron is assumed to revolve in the second orbit of hydrogen atom then the change in angular momentum will be। जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? L। और जब इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व कर रहा है? इन द सेकेंड ऑर्बिट, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? L2 मान लो। ठीक है, तो हमें बताना फाइंड द चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? कितना चेंज है? सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, बोहर क्वांटाइजेशन रूल के अकॉर्डिंग mvr इज इक्वल टू n h डिवाइड बाई 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम इतना होता है, तो L1 कितना होगा? L1 मीन्स जब n की वैल्यू 1 होगी, इसको 1 मान लो, 1, तो कितना होगा? h डिवाइड बाई 2 पाई। जब एंगुलर मोमेंटम सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो 2h बाई 2 पाई। कितना चेंज आया है? चेंज के लिए क्या करोगे? यहाँ पे जो भी L1 माइनस L2 है, डिफरेंस फाइंड आउट कर दो। h डिवाइड बाई 2 पाई माइनस 2h डिवाइड बाई 2 पाई, एलसीएम 2 पाई, h माइनस 2h, h डिवाइड बाई 2 पाई। नेगेटिव और पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव कर दो। ठीक है, तो डेल एल किसके इक्वल हो गया? h डिवाइड बाई 2 पाई, जो कि सिंपली होता है l, जो कि हमने, ठीक है, आंसर कितना हो गया? l हो गया, मतलब क्योंकि ऑप्शन में l दिया हुआ है। क्लियर है? जो l 1 के इक्वल होता है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 917 एंगस्ट्रॉम बी द लोएस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमिन सीरीज। कौन सी सीरीज दे रखी है? लाइमिन सीरीज है, उसकी लोएस्ट वेवलेंथ कितनी दे दी? 917 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, देन द लोएस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज विल बी। लोएस्ट वेवलेंथ ऑफ हमें बतानी है बाल्मर सीरीज की लोएस्ट वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे। लाइमिन सीरीज के अंदर वेवलेंथ लैम्डा 1 मान लो और इसको लैम्डा 2 मान लो, इज इक्वल टू आर। लाइमिन के लिए n1 की वैल्यू 1, लोएस्ट है तो इधर होगा इंफिनिटी, तो इधर r आ गया, तो r किसके इक्वल आ गया? 1 बाई 917 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब बाल्मर सीरीज के लिए लोएस्ट वेवलेंथ निकाल लो r, बाल्मर के लिए 2, n की वैल्यू 1 बाई इंफिनिटी, तो कितना आ गया? r बाई 4। तो यहां से लैम्डा 2 किसके इक्वल आ गया? 4 बाई r की वैल्यू इधर से उठा के और पुट कर दो, तो 917 एंगस्ट्रॉम। सिंपल। तो लैम्डा 2 किसके इक्वल होगा? 2, 6, 36 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? हो गया? इजी सा क्वेश्चन था। हाँ, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है कि ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए हाइड्रोजन सैंपल इन द ग्राउंड स्टेट। मींस ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन है और उस पे मोनोक्रोमेटिक लाइट है वो फॉल हो रही है। जब n किसके इक्वल है? 1, मींस हाइड्रोजन एटम कहां पर है? ग्राउंड स्टेट के अंदर है। तो उस हाइड्रोजन एटम के ऊपर, हाइड्रोजन एटम पे बाहर से इंसिडेंट लाइट फॉल हो रही है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब्स ए फ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड सब्सिक्वेंटली एमिट रेडिएशन ऑफ 6 वेवलेंथ। ठीक है, तो वो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और वहां से 6 वेवलेंथ निकालता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट विल बी, कितनी होगी फ्रीक्वेंसी इन्होंने दे दी x इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो बताओ ये x किसके इक्वल होगा? ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये जो देखो कि कौन से एनर्जी लेवल के अंदर गया है, क्योंकि जब ये ग्राउंड स्टेट में होगा और इसके ऊपर लाइट फॉल होगी तो उस लाइट को एब्जॉर्ब करके ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो क्या फॉर्मूला था? कितनी रेडिएशंस
कितनी वेवलेंथ निकालता है, 6 वेवलेंथ। फॉर्मूला क्या था कि नंबर ऑफ ट्रांजिशन इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन बाई वन माइनस n इंटू एन माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू 6। यहां से सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जिसको सॉल्व करके कितना आएगा 4, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ठीक है, फिर देखो n इज इक्वल टू अगर 4 है तो एनर्जी का डिफरेंस देखो। अब हमें बताना कि जो इंसिडेंट लाइट थी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, जो लाइट उन्होंने फॉल करा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी इतनी है और फोर्थ स्टेट में एनर्जी, क्योंकि जब वो एनर्जी को लेके जितनी एनर्जी उसकी ग्राउंड स्टेट में थी n इज इक्वल टू 1 थी और n इज इक्वल टू 4 पे गया, अगर हम एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा एनर्जी है इसमें से ये वाली एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा आंसर आ गया सिंपली। ठीक है, तो करो, एनर्जी डिफरेंस किसके इक्वल होगा, जो इंसिडेंट एनर्जी किसके इक्वल होगी, इंसिडेंट एनर्जी, क्योंकि इनिशियली इसकी एनर्जी E1 थी, अब इसकी एनर्जी कितनी हो गई E2। E1 और E2, E2 किससे बना हुआ है, E2 बना E1 और प्लस E इंसिडेंट, E इंसिडेंट से बना हुआ है और हमें एनर्जी चाहिए E इंसिडेंट की, तो E2 माइनस E1 कर दो। E2 की वैल्यू किसके इक्वल थी, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के केस में Z किसके इक्वल होगा 1 डिवाइड बाई n स्क्वायर। ठीक है, n2 का स्क्वायर, माइनस 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 प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई n1 का स्क्वायर। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर ले लो, अंदर कितना बच गया n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट n1, n1 कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, और n2 कौन सी स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट। 4 का स्क्वायर 16, तो यहां से सॉल्व करो और हमें बतानी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ गई, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लो, 16 माइनस 1 15 बाई 16 आ गया जब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड बाई कितना हो गया h, और ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होगी 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19, और h की वैल्यू किसके इक्वल होगी 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34, और फ्रीक्वेंसी इसके इक्वल दे रखी है। तो सबसे पहले तो 10 की पावर को सोल्व कर लो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो यहां से 136 डिवाइड बाई 66, 16, 15 और 10 रेज टू द पावर माइनस 19 प्लस 34। यहां से जब हम फ्रीक्वेंसी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 15 आ गया। ये तो आ गया 34 में से 19 सब्ट्रैक्ट करोगे 15 हर्ट्ज। ठीक है, अब जब इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करोगे तो हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा, 3 से इसे कैंसिल कर लो। ठीक है, उसके बाद 2 पे कैंसिल कर लो, फिर से 2 पे कैंसिल कर लो, फिर से 2 पे कैंसिल कर, जो भी तुम्हें करना 4 पे भी कर सकते हो। ठीक है, और फिर ये डिवाइड वगैरह कर लो जो भी करना है। ठीक है, तो आंसर लगभग 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 15 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, ये 2023 के क्वेश्चन चले। 7th क्वेश्चन है 34th क्वेश्चन। देखो इन्होंने दिया है, देखो इसमें इन्होंने दे दिया द एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन, एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन इन इट्स excited state, in its excited state is, excited state the energy of helium positive ion in its excited state is, कितनी होगी इसकी excited state में। देखो हीलियम पॉजिटिव आयन है, सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला देखो किसके इक्वल होता है,
-13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एन कितना होगा, एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड से एक्साइटेड में कहा जा सकता है, फर्स्ट में, क्योंकि कुछ भी नहीं देखा तो हम फर्स्ट में मानेंगे, तो n2 होगा 2 का स्क्वायर, हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, तो आंसर किसके इक्वल आ गया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कर लोगे, इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इन्होंने दे दिया और 2023 का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो इन्होंने दिया एज पर फिगर, जैसे कि फिगर में दिखा रखा है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, मतलब n इज इक्वल टू 2, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है और ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, तो ये लैम्डा 2 है, ये लैम्डा 1 है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का रेशियो देके इन्होंने बोल दिया कि n की वैल्यू बताओ। तो सिंपल है, हमारा जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करो। देखो, सबसे पहले लैम्डा 1, 1 बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू r, 1 बाई कहां से कहां तक होगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 का स्क्वायर, तो किसके इक्वल आ गया, यहां से होगा 9, 5 बाई 36, 1 बाई लैम्डा 1, लैम्डा 1 किसके इक्वल आ गया, 36 डिवाइड बाई 5 r। सिंपल कैलकुलेशन है। देखो, हर साल रिपीट हो रहे क्वेश्चन एक लेमन बाल्मर सीरीज के ऊपर, मोस्टली एटम के अंदर अगर क्वेश्चन आ रहा है वही टॉपिक, और टॉपिक भी क्या है, ठीक है, एक एनर्जी का होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, जो कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर मैंने उसके कुछ अलग 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल करवा रखे, वो देख लेना। ठीक है, तो यहां से देखो 1 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू r, 1 बाई इधर लैम्डा 2 के लिए 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो कितना होगा, r 1 बाई 9 माइनस 1 बाई 16 r 144, 16 माइनस 9 कितना हो गया 7, 7 r बाई 144, तो लैम्डा 2 किसके इक्वल आ गया, लैम्डा 2 आ गया 144 डिवाइड बाई 7 r। अब कर दो, लैम्डा 1 डिवाइड में करोगे तो 36 डिवाइड बाई 5 r, तो कितना आ गया 144, 7 r 5 r डिवाइड बाई 36 r से r कैंसिल, और जब इस पूरे को सोल्व करोगे 36, ये कितना है 36 है ना, 7 इंटू 36 कैंसिल करो, जो भी करना है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रेशियो आ जाएगा हमारा, कितना आएगा 36, सॉरी, ये जो रेशियो दे रखा है इन्होंने दे रखा लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का, बिल्कुल सही है, और हमने ले लिया, ये थोड़ा उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं है, इसको रखो 4n और 7 के इक्वल, 7 से 7 कैंसिल हो गया और 4 से ये कैंसिल कर दो, n की वैल्यू निकालनी है हमें, 144, 5, 4 इंटू 36, यहां से जब n को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, जब 36 को 4 से करोगे तो 144 ही बनेगा, मीन्स इस पूरे से ही पूरा कैंसिल, तो n इज इक्वल टू आ गया 5। तो ये थे 23 के लास्ट ईयर के सारे न्यूमेरिकल जो कि थे एटम से रिलेटेड, सिर्फ एटम से रिलेटेड, इसमें न्यूक्लियाई से रिलेटेड न्यूमेरिकल नहीं थे। अब हम देखो 24 का 7th क्वेश्चन है, 24 के अंदर अब 2024 के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं एटम से रिलेटेड वो देखते हैं। देखो 8 क्वेश्चन आए हुए थे 2023 के अंदर सारी शिफ्ट्स के अंदर, ठीक है, किसी में न्यूक्लियाई के क्वेश्चन ज्यादा थे, किसी में एटम के क्वेश्चन ज्यादा थे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द बोहर एटम इज आर, द रेडियस ऑफ फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट विल बी। इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं लिख देती हूँ स्टेटमेंट, द रेडियस ऑफ थर्ड stationary orbit, the radius of third stationary orbit is r, तो बताओ द रेडियस ऑफ फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट कितनी होगी। ठीक है, सिंपली सॉल्व करना क्वेश्चन। तो
कौन सा दे रखा है, कोई एटम दे रखा है? नहीं, कोई एटम नहीं दे रखा है। तो सिंपली R इज इक्वल टू R नॉट एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। कोई एटॉमिक नंबर दे ही नहीं रखा है तो जेड को छोड़ सकते हैं। तो सिंपली हमें थर्ड ऑर्बिट में करना है तो R3 किसके इक्वल होगा, 3 का स्क्वायर 9R नॉट, और अगर हमें फोर्थ में करना है तो 4 का स्क्वायर 16R नॉट। ठीक है, और इन्होंने रेशियो बोल रखा है द रेडियस ऑफ फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट। तो फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट में बताओ आर नोट की वैल्यू यहां से कितनी होगी, 16। आर नोट की इधर से निकाल लो, R3 डिवाइड बाई 9 तो कितना होगा, R3 डिवाइड बाई 9, तो आंसर कितना आ गया 16 डिवाइड बाई R3 की वैल्यू दे दी मैंने R, तो ये आ गया हमारा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको अपने तरीके से कर लेना, मे बी थोड़ा लेंथी बता दिया मैंने, कर लोगे फर्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज, एट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या दे दिया इन्होंने, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर 50 है वो कितना होगा। ठीक है, पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना, उसके बाद रेडियस इन्होंने दे दी 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 13 सेंटीमीटर, और जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू दे दी x इंटू 10 रेज टू दी पावर 6 वोल्ट। सिंपल है, सोल्व करो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, के जेड इज डिवाइड बाई आर। ठीक है, अब ये v की वैल्यू दे कितनी रखी है, 10 रेज टू दी पावर 6 इंटू एक्स। ठीक है, k की वैल्यू पुट करो 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9, z की वैल्यू पुट करो 50, e की वैल्यू पुट करो 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 19, रेडियस की वैल्यू पुट करो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो कितनी आ गई 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 15 मीटर। 9 से 9 कैंसिल, पॉइंट से ये 0 कैंसिल, तो 16 पंजे 80, 10 रेज टू दी पावर माइनस 9 प्लस 15, और 0 को हटाओगे तो इधर 16 कर दो, हमारा आंसर आ गया 8 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो हमारा आंसर कितना आ गया 8। सिंपली फॉर्मूले की वैल्यू पुट करनी, कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 देखो, if the Rydberg constant is r, the longest wavelength of radiation in the Paschen series will be, longest wavelength कितनी दे दी, अल्फा डिवाइड बाई 7r, और कौन सी सीरीज है, पाश्चन सीरीज। ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दे दी, तो अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी होगी। ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो सबसे पहले तो पाश्चन सीरीज के लिए लाइमन बाल्मर पाश्चन 3 है, लॉन्गेस्ट के लिए इसकी वैल्यू होगी इससे एक ज्यादा 4, तो वेवलेंथ कितनी होगी 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 बाई 3 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 का स्क्वायर, ये कितना होगा 144, और 16 माइनस 9 7, 16 माइनस 9 7, 1 बाई लैम्डा, तो यहां से वेवलेंथ किसके इक्वल आ गई 144 डिवाइड बाई 7r, जो कि किसके इक्वल दे दी इन्होंने अल्फा और 7r के इक्वल, और अल्फा किसके इक्वल हो गया 144। सिंपल कर लोगे, आंसर आ गया 144। दोनों क्वेश्चन बहुत इजी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पोटेंशियल एनर्जी दे दी और फोर्स पूछ लिया है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में इन्होंने दे दिया द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल किसके इक्वल होगा 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2z। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ x इन द फोर्स, जो पॉइंट कितना दे दिया 1 2 3, तो फोर्स किसके इक्वल होगा हमें पता है, पोटेंशियल इसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, वैसे तो आर के विद यहाँ पे एक्स कंपोनेंट पूछा है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स,
अगर x कंपोनेंट पूछा तो x के विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव कर दो, किसके इक्वल होगा 4x, x की वैल्यू 1 कंपोनेंट, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास इसका 4 न्यूटन, 4 न्यूटन आंसर आ गया। When a hydrogen atom going from m is equal to 2 से m is equal to 1 पे जाता है, emit a photons, its recoil speed, ये क्वेश्चन अच्छा है, recoil speed किसके इक्वल होगी x डिवाइड बाई 5 मीटर पर सेकेंड, जहां पे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और हाइड्रोजन एटम का जो मास दे रखा है, मास ऑफ हाइड्रोजन किसके इक्वल है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 27 kg। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम एनर्जी निकाल लेते हैं, रिकॉइल स्पीड निकालनी है, एनर्जी देखो कितनी बनेगी यहां से जब वो सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जाता है। सिंपली ऐसे भी देख सकते हो कि जो सेकंड ऑर्बिट में था तो एनर्जी किसके इक्वल होगी माइनस 13.6 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4, तो माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब वो फर्स्ट ऑर्बिट में गया तो हमें पता ही है कितनी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो चेंज इन एनर्जी कितना आया, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 13.4 माइनस माइनस प्लस 13.6, तो इसमें से जब ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतनी एनर्जी आ गई। अब इन्होंने रिकॉइल स्पीड पूछी है, देखो रिकॉइल स्पीड मोमेंटम का फॉर्मूला कितना होगा mv, और मोमेंटम किसके इक्वल होता है एनर्जी डिवाइड बाई c, तो यहां से v पूछा है तो एनर्जी डिवाइड बाई mc, एनर्जी किसके इक्वल है, आंसर किसके फॉर्म में दे रखा है, सिंपल है x बाई 5, अच्छा ये दे रखा है, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19, वैल्यू पुट कर दो, मास की कितनी दे दी है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 27, सी कितना दे दिया 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। इनको पहले जो नॉन जीरो टर्म है अलग से लिख लो, 1.6 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 माइनस ऊपर जाके प्लस 27 और माइनस 8, इससे ये कैंसिल है तो बच गया 10.2 डिवाइड बाई 3 पॉइंट से 0, और ये पूरी टर्म सॉल्व हो गई। वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है x डिवाइड बाई 5, तो नीचे 5 आना चाहिए, तो 6 से डिवाइड कर दो 6, और ये कितना आ गया 17। ठीक है, तो 5 x की वैल्यू कितनी आ गई 17, सिंपल है। ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन एटम इज बम्बार्डेड विद इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट, तो यहाँ पे ये इन्होंने हाइड्रोजन एटम दे दिया है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के ऊपर इन्होंने इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवा दी, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवा दी, मींस जो इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाएंगे उनके पास कुछ एनर्जी होगी, उस एनर्जी को लेके विच कॉजेज द एक्साइटेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ये हाइड्रोजन एटम कहां था, ग्राउंड स्टेट के अंदर, कहां था हाइड्रोजन एटम, ग्राउंड स्टेट के अंदर। ठीक है, इफ एक्सपेरिमेंट इज बीइंग परफॉर्म्ड एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन, मतलब कोई एक्स्ट्रा टेम्परेचर की वजह से उसको एनर्जी नहीं मिली है, जो भी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की ही एनर्जी है। द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड टू ऑब्जर्व एनी बाल्मर सीरीज, जो बाल्मर सीरीज को देखने के लिए जो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, अल्फा डिवाइड बाई 10 वोल्ट। तो कैसे करेंगे, देखो m इज इक्वल टू 1, यहां पे बैठा है हाइड्रोजन एटम, ठीक है, यहाँ पे है m इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे है m इज इक्वल टू 3, इस तरह से ऊपर जाता जाएगा। अब हाइड्रोजन एटम यहाँ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट हो रही है,
हमें चाहिए बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन कहां पर होना चाहिए? बाल्मर सीरीज में कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होता है, n इज इक्वल टू 2 में होगा, तो यहां होना चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो मतलब देखो यहाँ पे होना क्या चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी बम्बार्डमेंट हम इस पे करवाएं, ताकि ये जो हाइड्रोजन एटम है थर्ड ऑर्बिट के अंदर जाए और वहां से फिर एकदम से जो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए यहाँ पे आ जाए। मतलब ये वाला जो ट्रांजिशन होगा इस टाइम पे जो उसका मिनिमम पोटेंशियल होगा वो होगा अल्फा डिवाइड बाई 10 वोल्ट। ठीक है, सिंपल है। तो यहां से हमारे पास क्या बना? जो फर्स्ट की स्टेट की एनर्जी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड की होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड की होगी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी का डिफरेंस देखो, एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा? -13.6 माइनस माइनस प्लस कितना बना? -13.6 प्लस 1.5, तो कितना आ गया यहां से? 1.5 सब्ट्रैक्ट कर दो, 12.1। ठीक है, तो कितना आ गया यहां से? -12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? इतनी एनर्जी। ठीक है, अब इतनी एनर्जी चाहिए तो पोटेंशियल कितना होगा? 12.1 वोल्ट, और इन्होंने पोटेंशियल कितना दे रखा है? अल्फा डिवाइड बाई 10। तो अल्फा किसके इक्वल होगा? 12.1 इंटू 10, जो कि किसके इक्वल आ गया? 121 के इक्वल आ गया। ठीक है, समझ आ गया? ग्राउंड स्टेट से थर्ड ऑर्बिट में जाएगा, वहां से बाल्मर सीरीज मिलेगी कब हमें? बाल्मर सीरीज तब मिलेगी जब एटम या इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आएगा, तो इस टाइम पे जो सीरीज मिलेगी उसको हम बाल्मर सीरीज बोलते हैं। वरना तो हम यहां से यहां भेज देते, बट उसकी वजह से तो हमें लाइमन सीरीज मिलती। हो गया क्वेश्चन सॉल्व? इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th इजी सा क्वेश्चन है। इन्होंने ये बोला है कि द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन एन एक्साइटेड स्टेट इज हैविंग एनर्जी। एनर्जी की वैल्यू कितनी दे दी है? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द मैक्सिमम नंबर ऑफ अलाउड ट्रांजिशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ अलाउड ट्रांजिशन का फॉर्मूला मैंने करवा रखा है। कितना होता है? n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। तो यहां से देखो ये एनर्जी कब होती है? n इज इक्वल टू 4 के अंदर, तो यहाँ पे 4, ये जो फोर्थ लेवल की एनर्जी फोर्थ ऑर्बिट की, तो 4 इंटू 4 -1 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 6 ट्रांजिशन। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? कितनी नंबर ऑफ ट्रांजिशन होंगे, कितनी वेवलेंथ एमिट होगी, तो उसका ये फॉर्मूला होता है। तो आंसर आ गया 6। इजी सा क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में इन्होंने बोला द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज इज लैम्डा, द वेवलेंथ ऑफ सेकंड मेंबर विल बी। फर्स्ट मेंबर लाइमन सीरीज का, लाइमन सीरीज कब होगी? इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल। लाइमन सीरीज के अंदर λ1 की वैल्यू 1 और λ2 की वैल्यू 2 होगी। और सेकंड मेंबर कब होगा? सॉरी, ये n1 की वैल्यू, n1 की वैल्यू, n2 की वैल्यू। और सेकंड नंबर कब होगा? जब n2 की वैल्यू कितनी हो? 3 हो। तो बताओ वेवलेंथ कितनी होगी? सिंपली सॉल्व करो। यहां से वेवलेंथ फर्स्ट नंबर की r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया? 3r/4, 1/λ1। तो λ1 की वैल्यू इन्होंने लैम्डा दे रखी है, तो लैम्डा किसके इक्वल आ गया? 4/3r। ठीक है, इसी तरह जब हम उसके सेकंड मेंबर की निकालेंगे तो सेकंड मेंबर की किसके इक्वल होगी? हमारे पास 1/λ2 इज इक्वल टू r 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, कितना आ गया? 9। तो कितना आया यहाँ से? 8/9, 1/λ2। λ2 किसके इक्वल आ गया? 9/8r। ठीक है, अब हमें λ2 की वैल्यू चाहिए थी, इधर से r की निकाल दो, इधर से निकाल देते। r किसके इक्वल आ गया? 4/3r और 4/3 लैम्डा, 4/3 लैम्डा पुट कर दो।
आर की वैल्यू 4/3 लैम्डा, तो लैम्डा 2 किसके इक्वल आ गए 27, 27/32 लैम्डा, लैम्डा 2 किसके इक्वल आ गया, हमारा आंसर आ गया यही है। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particular hydrogen like ion emits the radiation of frequency 3 into 10 raised to the power 15 hertz when it makes transition from n is equal to 2 to n is equal to 1, the frequency of radiation emitted, frequency of radiation emitted कब, जब ट्रांजिशन होगा n is equal to 3 से n is equal to 1 तक, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी x डिवाइड बाई 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 15 हर्ट्ज। ठीक है, एक बार दोबारा देखो, ए पर्टिकुलर हाइड्रोजन लाइक आयन एमिट्स रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इतनी फ्रीक्वेंसी एमिट आउट करता है व्हेन इट मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू 1 का स्केयर और N2 का स्केयर, और यहां से एनर्जी की जगह हम पुट करेंगे h न्यू, तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, यहां से फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी, तो h की वैल्यू निकल गई, फ्रीक्वेंसी को इसके डिवाइड में कर दो और डिवाइड में करोगे तो 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 15 आ गया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ भी नहीं करना कैलकुलेशन अभी, सिंपली इसको करो, ये कितनी होगी 1 - 1/4, तो 3/4, इतना करके इसको छोड़ दो। अभी इसकी सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में भी एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ट्रांजिशन होगा 1 to 1 - 1/3 का स्केयर 9, तो कितना आ गया 8/9, इधर कर दो 8/9 और यहां आ गया h। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी इन्होंने दी कितनी x/9 इंटू 10 रेज टू द पावर 15, सिंपल। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू यहां से पुट कर दो उठा के, क्योंकि जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, या तो वो रेडब्रे कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से हम r की, या फिर अगर एनर्जी की फॉर्म में है तो h की वैल्यू निकाल लो, और इधर से h की वैल्यू जब पुट करोगे तो कितनी आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 3, और ये बाकी पूरी टर्म ऊपर चली जाएगी 10 रेज टू द पावर 15। इस पूरी टर्म से ये कैंसल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और यहां से कितना बना 8 चौका 32, 32 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 15, तो हमारा आंसर कितना आ गया x इज इक्वल टू 32, x इज इक्वल टू 32 आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, तो ये थे हमारे ईयर 24 के क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चन इस साल आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 25 के अंदर जो क्वेश्चन एटम के आए हुए हैं। हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो आज हम देखेंगे जेईई मेंस का 2021 का सभी शिफ्ट्स का क्वेश्चन पेपर, जो एटम से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, इन्होंने दे दिया एक्स रे की वेवलेंथ दे दी है 10 एंगस्ट्रॉम, उसके बाद इन्होंने कहा कि एक फिक्टिशियस पार्टिकल है और उस पार्टिकल का, द फिक्टिशियस पार्टिकल हैविंग द सेम एनर्जी एज दैट ऑफ एक्स रे इज, तो उसका मास कितना है, मास ऑफ ए फिक्टिशियस पार्टिकल, मास कितना हो गया x/3 kg। तो बताओ x कितना होगा अगर ये जो पार्टिकल है इसकी एनर्जी, इस पार्टिकल की एनर्जी इतनी ही हो जितनी की एक्सरे की एनर्जी, पार्टिकल की एनर्जी किसके इक्वल है, एक्सरे की एनर्जी के इक्वल है। तो बताओ मास के अंदर जो ये x की वैल्यू है ये कितनी होगी, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले एक्सरे की एनर्जी किसके इक्वल होगी, एक्सरे की एनर्जी होगी, हमारे पास वो रिलेशन क्या होता है जिसमें हम मास को भी इंक्लूड करें और वेवलेंथ को भी। एक्सरे की एनर्जी हम निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें वेवलेंथ दी हुई है, तो hc डिवाइड बाई लैम्डा, और पार्टिकल की अब वेवलेंथ वगैरह तो कुछ दे नहीं रखी, तो एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है, वो कौन सा है, आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन।
ठीक है, जो हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर पढ़े थे ना, एनर्जी मास रिलेशन जो हमने पढ़ा, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सी से सी कैंसल, तो m किसके इक्वल आ गया, h डिवाइड बाई लैम्डा c, यहां से m किसके इक्वल है, x बाई 3 h kg, kg लिखो ना लिखो, kg को छोड़ सकते हो, इधर h, लैम्डा कितना है 10 एंगस्ट्रॉम मींस 10 रेज टू द पावर -10, और c कितना हो गया 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो h से h कैंसिल हो गया और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहां से x किसके इक्वल आ गया, देखो अगर मैं इस 10 को कैंसिल कर दूं, इस 10 को अगर हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितनी पावर बच गई, -9, और ये +8 और ये कैंसिल करेंगे तो इधर बच गया 10 की पावर -1, जो ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर +1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे आ गई 10, तो हमारा आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन के अंदर इन्होंने दिया है द टू स्ट्रीम ऑफ फोटोन पोजेसिंग एनर्जी इक्वल टू ट्वाइस एंड 10 times the work function of metal are incident on a metal surface सक्सेसिवली। तो देखो इन्होंने बोला है कि एक मेटल का सरफेस है, इस पे दो बीम फोटोन की फॉल हुई है, एक की एनर्जी किसके इक्वल है, ट्वाइस द वर्क फंक्शन, एक की एनर्जी किसके इक्वल है, ट्वाइस द वर्क फंक्शन, और एक दूसरी लाइट जो फॉल हुई है उसकी एनर्जी किसके इक्वल है, 10 टाइम्स द वर्क फंक्शन। ठीक है, द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन टू रिस्पेक्टिव केसेस इज एक्स रेशियो वाई। अब जैसे ही ये लाइट फॉल होगी और इस लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उनकी वेलोसिटी, इसकी एनर्जी E1 है तो वेलोसिटी होगी V1, और यहां से जो निकलेंगे उसकी वेलोसिटी होगी V2। तो इन्होंने दिया V1 और V2 का रेशियो किसके इक्वल है, x डिवाइड बाई y, तो ये रेशियो हमें फाइंड आउट करना, तो ये रेशियो किसके इक्वल होगा, कैसे निकालेंगे हम, देखो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन किसके इक्वल थी, E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना। वैसे क्वेश्चन एटम का नहीं है, डुअल नेचर का, बट फिर भी कोई नहीं, देख लो अब तो। ई इंसिडेंट किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ वर्क फंक्शन, और ये वर्क फंक्शन प्लस हाफ m v स्क्वायर, इसको 1 बोल दो, जो ये फर्स्ट के लिए देख रहे हैं ना हम एनर्जी, तो इसको m v1 लगा लो। ठीक है, तो ये कितना आ गया, फाइव नोट को इस तरफ लेके आओगे, फाइव नोट हाफ ऑफ m v1 का स्क्वायर। सेम जब हम इसके लिए करेंगे सेकंड केस के लिए, तो E2 की जगह आ जाएगा 10 फाइव नोट इज इक्वल टू फाइव नोट प्लस हाफ ऑफ m v2 का स्क्वायर। फाइव नोट को इस तरफ लेके आओगे 9 फाइव नोट इज इक्वल टू हाफ ऑफ m v2 का स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दो, हाफ ऑफ m v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव नोट और हाफ ऑफ m v2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 9 फाइव नोट, फाइव नोट से फाइव नोट, हाफ m से हाफ m, v1 डिवाइड बाई v2 जो कि x डिवाइड बाई y था वो किसके इक्वल आ गया, 1/3, क्योंकि इस तरफ स्क्वायर है उस तरफ जाके अंडर रूट होगा, तो कितना आ जाएगा 1/3, तो आंसर कितना आ गया हमारा 1/3, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, कर लोगे। उसके बाद है क्वेश्चन, देखो देखो थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने क्या दे रखा है, The first three spectral lines of hydrogen atom in Balmer series are given by Balmer series। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या दे रखा है, बाल्मर सीरीज दे रखी है। अगर बाल्मर सीरीज है तो N1 की वैल्यू कितनी होगी, लाइमन बाल्मर, सेकंड है तो 2। ठीक है, फर्स्ट थ्री स्पेक्ट्रल सीरीज, जब M2 की वैल्यू कितनी होगी 3 तो वेवलेंथ होगी λ1, जब M2 की वैल्यू होगी 4 वेवलेंथ होगी λ2, और N2 की वैल्यू होगी 5 तो वेवलेंथ होगी λ3। मींस जब यहाँ पे फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट से यहाँ पे m इज इक्वल टू 2 के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उस टाइम पे जो वेवलेंथ रिलीज होगी वो होगी λ3। ठीक है, इस तरह से इन्होंने ये दे रखा है।
इन्होंने बोल दिया जो λ1 और λ3 का रेशियो है वो किसके इक्वल हो गया, x इंटू 10⁻⁻1। द वैल्यू ऑफ x किसके इक्वल होगा, वैल्यू ऑफ x किसके इक्वल होगा, हमें x की वैल्यू बतानी है। समझ में आया यहाँ से क्या देखा, एटम के अंदर स्पेक्ट्रल सीरीज से तो एक क्वेश्चन बनता है और इजी सा ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो हमें λ1 और λ3 चाहिए, तो सबसे पहले 1/λ1 इज इक्वल टू r और यहाँ पे 1/n1 की वैल्यू 2 का स्क्वायर और λ1 कब है, जब ये 3 का स्क्वायर बन जाए, तो 1/λ1 इज इक्वल टू r, यहाँ पे कितना आ गया 1/4 माइनस 1 इधर कर दे तो 1/4 इन माइनस 1/9 कितना बन गया 36, 9 माइनस 4 5/36, तो यहां से कितना आ गया 5/36। ये आ गया हमारे पास, λ1 चाहिए तो 36 डिवाइड बाई 5r। ठीक है, फिर क्या चाहिए λ3, λ3 कैसे निकलेगा 1/λ3 इज इक्वल टू r, अब 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल, इसको सॉल्व करो, 1/λ3 इज इक्वल टू r 1/4 माइनस 25, 1/λ3 इज इक्वल टू r, यहां से सोल्व करोगे तो कितना आएगा 25 चौके 100, 25 माइनस 4 कितना हो गया 21। सिंपल, अब हमें क्या करना है, λ1 डिवाइड बाई λ3 है ना, तो λ1 डिवाइड बाई λ3, λ1 की वैल्यू 36 डिवाइड बाई 5r इंटू, जब यहां से हम 1/λ3 की वैल्यू पुट करेंगे मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो या फिर डिवाइड कर दो, जैसे तुम्हें कैलकुलेशन समझ में आती है वैसे करो। ठीक है, r से r कैंसिल हो गया, उसके बाद कहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं हम, यहाँ पे 50, 18, फिर से 25 और 9, उसके बाद कहाँ कैंसिल हो रहा है, रेशियो देखो हमारे पास आएगा यहाँ पे जो आंसर है वो क्या और कुछ कैंसिल हो रहा है, 9 एज इट इज, 18 डिवाइड बाई 125, तो यहां से कितना आएगा 1/λ3, λ1 डिवाइड बाई λ3 इज इक्वल टू दिस टर्म। अब आंसर देखो, आंसर हम कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड करके देखो, 125 को 125 4 6, उसके बाद 5 पे गया और 2 5 1 और फिर पॉइंट लगा के 0। ठीक है, और उसके बाद हम ठीक है, ये पॉइंट तो इधर ही लग गया ना 1.5, तो मतलब 1.5 समथिंग आ गया, जो आंसर है हमारा वो 10 की पावर में है, तो कितना आ गया 15 इंटू 10⁻⁻1, तो आंसर कितना आ गया हमारा 15, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। कर लोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट हमारे पास इजी से क्वेश्चन है दोनों। If an electron is moving in nth orbit of hydrogen atom, then its velocity for the nth orbit is, means simply हमें velocity का फॉर्मूला पता होना चाहिए। velocity का फॉर्मूला क्या था, v is equal to v naught और z inversely proportional to n, तो v है वो inversely proportional होता है n के, यही हमें बताना था। v नॉट बाई n, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। रेडियस जो होती है वो किसके इक्वल होती है, आर नॉट और एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर बाई जेड, और ये होती है जेड बाई सिंपली एन होता है। ठीक है, यहाँ पे वी नॉट की जो वैल्यू होती है 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, जो किसके इक्वल भी होती है, ये स्पीड ऑफ लाइट को जब हम 137, जो ये 137 है ना, इसको हम फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट भी बोलते हैं। जब हम स्पीड ऑफ लाइट को 137 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, और इसको हमने वी नॉट नाम दिया है।
एक तरह से जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसकी स्पीड इतनी होती है, मीन्स 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी, देखो सोच के देखो कितना रिवॉल्व कर रहा है वो, 5 इतने मीटर एक सेकंड के अंदर। मीटर को अगर हटा दें तो हमारे पास इतनी किलोमीटर 2200 किलोमीटर की डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है सिर्फ एक सेकंड के अंदर। 2200 किलोमीटर एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक जगह पे इतनी फास्टली वो मूव कर रहा है कि वो अगर हम उसको एक सीधा रास्ता बनाने लग जाए तो 2200 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेवल ऑफ सिंगल आयनाइज्ड कार्बन हैज सेम एनर्जी एज ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हमें पता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एनर्जी का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई m स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई z स्क्वायर। हाइड्रोजन के केस में तो m की वैल्यू ग्राउंड स्टेट के अंदर 1, z की वैल्यू भी उसका एटॉमिक नंबर 1, तो ये एज इट इज वैल्यू आ गई। अब जब हम कार्बन के केस में एनर्जी देखेंगे तो किसके इक्वल आएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कार्बन का एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, हमें क्या चाहिए, ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी इतनी ही चाहिए, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और m हमें बताना, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, हमें पता ही है, तो 13.6 से 13.6 कैंसिल, तो एक तरह से m स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर आ गया। m इज इक्वल टू z, जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतनी ही उसकी, मतलब उतनी ही लेवल के अंदर उसकी एनर्जी हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट एनर्जी के इक्वल होगी। तो कौन से लेवल के अंदर, 5th एक्साइटेड स्टेट के अंदर। जब कार्बन एटम 5th एक्साइटेड स्टेट में होगा तो जो उसकी एनर्जी होगी वो उतनी ही होगी जितनी की हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट के अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 21 सेशन के अंदर आया हुआ एटम का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर इन्होंने बोल रखा है द के अल्फा एक्सरे ऑफ मोलिब्डेनम हैज वेवलेंथ 0.071 नैनोमीटर। मीन्स देखो इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या बोल रखा है, सबसे पहले तो ये के अल्फा देखते हैं क्या, ये एनर्जी लेवल के एल एम। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब एल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसकी जो वेवलेंथ होगी उसको यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है कि उस वेवलेंथ की वैल्यू तो दे दी 0.071 नैनोमीटर। ठीक है, और उस वेवलेंथ को इन्होंने नाम क्या दे दिया, के अल्फा। ठीक है, के अल्फा रेज उसकी वेवलेंथ इन्होंने बोल दी। समझ में आया क्या बोल रहा है कि जब एल के अंदर से इलेक्ट्रॉन के में जाएगा, इस एक्साइटेड स्टेट से लोअर एनर्जी लेवल के अंदर जाएगा, तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी वेवलेंथ इतनी होगी और उस एनर्जी को इन्होंने नाम दे दिया, उस वेव को इन्होंने नाम दे दिया है के अल्फा। ठीक है, इतना समझ आया। इफ द एनर्जी ऑफ मोलिब्डेनम एटम विद ए के इलेक्ट्रॉन नॉक्ड आउट इज, अगर हमें यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 27.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, द एनर्जी ऑफ दिस एटम व्हेन एल इलेक्ट्रॉन इज नॉक्ड आउट विल बी, जब, अब ये बताओ कि अगर इधर से इलेक्ट्रॉन निकालना होता तो कितनी एनर्जी की हमें जरूरत होती। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। कि अल्फा कब रिलीज होती है, जब एल से के अंदर इलेक्ट्रॉन आता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं था, यहाँ पे था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, तो इसके पास कितनी एनर्जी होगी, के अल्फा वाली एनर्जी भी, और जो इस एक्साइटेड स्टेट जिसको हमने एल से रिप्रेजेंट किया, इसकी भी एक स्पेसिफिक फिक्स्ड वैल्यू होती है ना, वो एनर्जी भी इसके पास है। तो एनर्जी ऑफ एल स्टेट भी इसके पास है। ठीक है, और ये जब रिलीज करके आया, मीन्स इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, के अल्फा प्लस एनर्जी ऑफ एल स्टेट, एनर्जी ऑफ एल स्टेट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ के स्टेट। क्यों लिखा है ये ऐसा, क्योंकि इसमें के अल्फा को
बाहर निकाल दिया। अब इसके पास सिर्फ इतनी एनर्जी बच गई है कि जितनी के में रहने के लिए होनी चाहिए। समझ आया? दोबारा देखो कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, इसके पास जब इस स्टेट के अंदर लाई कर रहा है तो इस स्टेट वाली एनर्जी है, प्लस इसमें आने के लिए के अल्फा रिलीज की थी, मतलब के अल्फा एनर्जी इसके पास एक्स्ट्रा थी, इसके पास 2 एनर्जी थी। जब इसने के अल्फा रिलीज कर दी तो अब इसके पास इतनी एनर्जी बच गई कि अब ये इस स्टेट के अंदर लाई कर सकता है, इसलिए हमने लिख दिया ये वाली टर्म। तो यहां से हमें चाहिए था ई एल। ई एल किसके इक्वल होगा? ई के माइनस के अल्फा। हमें ये बताना है कि जब मैं एल स्टेट में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूंगी तो कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो उसके लिए ये तो पता होना चाहिए ना कि जो ये एल स्टेट है इसकी एनर्जी कितनी है। के स्टेट की एनर्जी तो इतनी 27.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एल स्टेट की एनर्जी देखो, सबसे पहले के अल्फा की एनर्जी देखो कितनी होगी। के अल्फा की एनर्जी होगी एच सी बाई लैम्डा। एच की वैल्यू पुट कर देना और सी की वैल्यू भी पुट कर देना। क्या हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और वेवलेंथ नैनोमीटर में चाहिए तो 1240। अगर ये वेवलेंथ हमारी एंगस्ट्रॉम के अंदर है, एंगस्ट्रॉम में है, एंगस्ट्रॉम में हो तो 1200 आ गया अगर वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में है, और अगर वेवलेंथ नैनोमीटर में है तो हमारा ये 1240 आ गया नैनो, ठीक है। और 0.071, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 17.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल 17.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, कर लोगे। अब यहां से देखो ई के की वैल्यू कितनी है? 27.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये 17.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना बचा? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पे जो ये वाली स्टेट है इसकी एनर्जी कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? तो ये थे हमारे 21 के जेई मेंस के जो सारी की सारी शिफ्ट हैं, उनके अंदर एटम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 21 के अंदर और 22 में और 25 के अंदर एटम से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन। ये सिर्फ एटम के, न्यूक्लियाई के नहीं है, कुछ ईयर्स ऐसे है जिसमें न्यूक्लियाई से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, ठीक। तो अभी हम देखेंगे 22 के जेई मेंस के क्वेश्चन, ठीक है, जो सारी शिफ्ट के अंदर एटम से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए हुए थे। अब 22 के अंदर 3-4 क्वेश्चन ही दिए हुए, बाकी न्यूक्लियाई से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन है हम देखते हैं। तो देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट कम्स टू द ग्राउंड बाय emitting a photon of wavelength lambda, the value of principal quantum number n of the excited state will be। कितनी होगी n की वैल्यू? देखो तो यहां से 1 बाई लैम्डा वेवलेंथ कब होगी? जब वो ग्राउंड स्टेट के अंदर आ रही। ग्राउंड मीन्स 1, और यहाँ पे कौन सी है हमें नहीं पता, कौन सी एक्साइटेड स्टेट है, इसलिए इसको हमने n नाम दे दिया, ठीक है। तो इधर से देखो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r, तो r को मैं इधर डिवाइड में कर दूं, इधर मल्टीप्लाई तो इस साइड आके डिवाइड में होगा, तो कितना बचा? 1 माइनस n स्क्वायर। n की वैल्यू चाहिए तो 1 बाई n स्क्वायर इस तरफ, यहां कितना बचा? 1 माइनस 1 बाई लैम्डा r, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका एलसीएम ले लो, कितना बचा? लैम्डा r माइनस 1 बाई n स्क्वायर है, हमें n चाहिए तो टर्म को पलट दो, लैम्डा r डिवाइड बाई लैम्डा r माइनस 1, स्क्वायर हटा दो तो इधर आ गया अंडर रूट। तो ये आ गई हमारे पास m की वैल्यू, जो कि है ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो गया। कर लोगे फर्स्ट क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन है, देखो इजी क्वेश्चन है, ये जो मैंने थ्योरी करवाई थी उनमें ऑलरेडी करवा रखे ये मोस्टली सारे क्वेश्चंस। Second, x divided by x plus 4 is the ratio of energy of photon produced due to transition of an electron of hydrogen atom from its third permitted energy level। energy level कौन से of hydrogen third permitted energy level
से कहाँ आ रहा है ये थर्ड परमिटेड एनर्जी लेवल कितना कौन सा होगा, मीन्स एन की वैल्यू 3 है और टू द सेकेंड लेवल तो N1 की वैल्यू 2 है, मीन्स n इज इक्वल टू 3 के अंदर इलेक्ट्रॉन था, n इज इक्वल टू 3 मीन्स सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उस टाइम पे इसकी एनर्जी होगी E1, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला द हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल टू द सेकेंड परमिटेड लेवल, फिर इन्होंने बोला N1 की वैल्यू तो 2 है लेकिन N2 की है हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल, जो कि कितना होगा हाईएस्ट, तो इंफिनिटी हो सकता है, तो N2 की वैल्यू होगी इंफिनिटी और इस टाइम पे एनर्जी होगी E2, और इन्होंने बोला कि E1 बाई E2 का रेशियो किसके इक्वल है, x डिवाइड बाई x प्लस 5 4, ठीक है, इतना है। तो बताओ x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी होगी, सॉल्व करो। E1 किसके इक्वल होगा 13.6, हाइड्रोजन एटम ही है तो Z वगैरह लिखने की जरूरत है नहीं, 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां से कितना आया 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9, तो ये कितना होगा 36, और यहाँ पे आ गया 5, ये हमने काफी बार कर लिया है, तो ये हो गया हमारे पास E1 की वैल्यू। अब इसी तरह E2 की वैल्यू निकाल दो, किसके इक्वल आ गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई इंफिनिटी, तो कितना आ गया 0, और ये 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, जब हमने इसको डिवाइड किया तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसर, 5 बाई 36 और 4 बाई 1, तो ये आ गया 9, 5 बाई 9, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू है वो इतनी है, तो हमें इन दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू बतानी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9x इज इक्वल टू 5x, 5 का 20, 9x माइनस 5x इज इक्वल टू 20, तो मीन्स 4x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 5, सिंपल, x इज इक्वल टू 5 आ गया, कर लोगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पढ़ो, स्टेटमेंट देखो थर्ड क्वेश्चन की क्या दे रखी है, थर्ड क्वेश्चन के स्टेटमेंट में इन्होंने दे रखा है इन ए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लैम्डा विद द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, जो लाइमन सीरीज है, कौन सी सीरीज है, लाइमन सीरीज, लाइमन है तो N1 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, in hydrogen spectrum lambda with the wavelength of first transition line of Lyman series the wavelength difference will be a lambda, तो इस टाइम पे जब फर्स्ट ट्रांजिशन है तो मतलब N2 की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, तो जो ट्रांजिशन होगा उस टाइम पे जो वेवलेंथ होगी वो लैम्डा होगी, उसके बाद द वेवलेंथ डिफरेंस विल बी ए लैम्डा, जो वेवलेंथ का डिफरेंस होगा वो ए लैम्डा के इक्वल होगा, कब, कौन सी वेवलेंथ का, बिटवीन द थर्ड ट्रांजिशन लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, ना कि लाइमन सीरीज की, कौन सा ट्रांजिशन है थर्ड ट्रांजिशन, तो मान लो वेवलेंथ लैम्डा 1 है, पास्चन सीरीज है, तो N1 की वैल्यू कितनी होगी, लाइमन बाल्मर पास्चन, ठीक, N2 की कितनी होगी, कौन सा ट्रांजिशन है थर्ड ट्रांजिशन है, फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकेंड ट्रांजिशन और थर्ड ट्रांजिशन, तो N2 की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी, ठीक है। एंड द सेकेंड ट्रांजिशन लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, फिर सेकेंड ट्रांजिशन लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज 3 और 4, तो ये कितना आ गया 4, फर्स्ट ट्रांजिशन 3 और सेकेंड ट्रांजिशन 4, तो इन्होंने सेकेंड ट्रांजिशन बोला, तो इनकी जो वेवलेंथ का डिफरेंस होगा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज इक्वल टू ए लैम्डा होगा, तो बताओ ए कितना होगा, इजी क्वेश्चन है बहुत ही, तो देखो 1 बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू आर 1 बाई 3 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 6 का स्क्वायर, सॉल्व कर दो, 1 बाई 9 माइनस 1 बाई 36, 4 माइनस 1 कितना आ गया आर
3/36 आ गया और लैम्डा 1 किसके इक्वल आ गया 36, कैंसिल कर दो, पूरा हो ही गया 1 2, तो कितना आ गया लैम्डा 1 12/r। सिंपल कैलकुलेशन थी, हमने कर दी। उसके बाद है लैम्डा 2 कैसे निकालेंगे, 1/λ2 इज इक्वल टू r 1/2 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर, तो किसके इक्वल आया 1/4 माइनस 1/16, तो किसके इक्वल आएगा एलसीएम 16 आ गया, 4 माइनस 1 3/16, तो 3/16, तो लैम्डा 2 किसके इक्वल आ गया 16/3r। ठीक है, लैम्डा 1 और हमने लैम्डा 2 रख दिया है। अब हमें यहाँ पे इसको इधर पुट कर लो, लैम्डा 1 12/r माइनस लैम्डा 2 16/3r। हालांकि हमें r की वैल्यू यहां से निकालनी पड़ेगी, बट फिर भी एक बार के लिए सॉल्व करो। एलसीएम कितना ले लिया हमने 3r, तो कितना आ गया यहां से 36 माइनस 16। ठीक है, ये लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 है जो कि a लैम्डा के इक्वल है। तो यहां से देखो जब हम 36 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 20/3r इज इक्वल टू a लैम्डा। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद यहां से निकालो, इधर से जब हम ये वैल्यू निकाल लेंगे 1/λ इज इक्वल टू r 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 4, तो कितना आया 1/λ इज इक्वल टू r, अंदर कितना बचा एलसीएम 4 4 माइनस 1 3/4, तो r किसके इक्वल आ गया 4/3λ। ठीक है, तो इधर पुट करो, r की जगह जब हम पुट करेंगे तो r की जगह क्या आ जाएगा, r की जगह लिखो 4/3λ चला गया ऊपर, तो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करो 5 लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कर लोगे तो ये थे 2022 के तीन ही क्वेश्चन थे एटम से रिलेटेड, बाकी क्वेश्चन इसमें न्यूक्लियाई से रिलेटेड आए हुए। इसके साथ ही देखो 25 के क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट वैरीज विद n। मींस इन्होंने बोला है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो n के साथ किस तरह से वेरी करती है, फ्रीक्वेंसी और n का क्या रिलेशन होता है ये हमें बताना है। तो देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है कि Z is K डिवाइड बाई NHR। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू NR। ये मैं पूरा क्यों बता रही हूँ, मे भी वो Z के ऊपर पूछ ले डिपेंडेंस, R पे डिपेंडेंस पूछ ले, तो ये आना चाहिए। और R हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर डिवाइड बाई Z। जब R की वैल्यू हम इधर पुट करेंगे तो N स्क्वायर और ऊपर चला गया Z। ठीक है, तो कितना आ गया Z स्क्वायर डिवाइड बाई N क्यूब, तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N क्यूब, जो कि है ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन पूछ सकता है, स्पीड की पूछ सकता है और रेडियस की पूछ सकता है। स्पीड की अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी कि Z के डायरेक्टली और M के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये रिलेशन याद रखनी है क्योंकि बहुत रिपीट हो चुके हैं, मींस 2-3 साल के बाद ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। किसी में वो वेलोसिटी पूछ लेता है और किसी में फ्रीक्वेंसी, किसी में रेडियस। रेडियस मोस्टली सबको पता होती है, रेडियस कम पूछी है, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस पूछी। उसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले, ये मैंने 3 से 4 बार करवाया अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो देखो इन्होंने बोला है the number of spectral line emitted by the atomic hydrogen that is in the 4th energy level। इन्होंने बोला है कि अगर कोई एटम 4th एनर्जी लेवल में है तो कितनी ट्रांजिशन वो करता है, कितनी वेवलेंथ वहां से एमिट आउट होती है। मैंने बहुत बार बता लिया कि जब नंबर ऑफ ट्रांजिशन हो, नंबर ऑफ ट्रांजिशन या फिर नंबर ऑफ वेवलेंथ हो, नंबर ऑफ वेवलेंथ हो, तो कितनी होती है n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2।
तो कितने हो गए, n की जगह 4, 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया 6 ट्रांजिशंस। कितने होंगे 6 ट्रांजिशंस। याद रखना ये जरूरी नहीं है इनकी वैल्यू 4 हो, बाकी अब तक जितने क्वेश्चन किए ना हमने 21, 22, 23, 24, 25 कॉम्बिनेशन यही है, किसी में 6 ट्रांजिशन देके स्टेट पूछ रखी है, किसी में स्टेट देके ट्रांजिशन पूछ रखा है, किसी में वेवलेंथ की फॉर्म में दे दिया, बट है यही 4 और 6 वाला, बाकी कुछ भी आ सकता है, फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एटम का ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर ड्यूअल नेचर से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। 25 के अंदर ड्यूअल नेचर के काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एटम के क्वेश्चन कम है, न्यूक्लियाई के भी 3 ही क्वेश्चन है। एक एटम के अंदर, एटम का क्वेश्चन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सारी वेव दे दी और बोल दिया इनको वेवलेंथ की फॉर्म में अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम याद होना चाहिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्टेट ए टू द स्टेट सी ऑफ ए बोहर एटम द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन इज 2000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। जब वो कोई स्टेट ए से, स्टेट ये हो गई ए, ये हो गई बी, ये हो गई सी, या उल्टा दे रखा है, ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन, अच्छा ए ऊपर है, ए बी सी, ये देखना पड़ेगा। इन्होंने बोला है कि जब इलेक्ट्रॉन ए से सी स्टेट के अंदर गया तो उस टाइम पे जो वेवलेंथ रिलीज हुई वो वेवलेंथ कितनी है, जब ए से सी में गया 2000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंड इट बिकम 6000 एंगस्ट्रॉम व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द स्टेट बी टू सी, जब वो बी से सी में गया तो वेवलेंथ कितनी है 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। Then the wavelength of radiation emitted during the transition of electron from the state A to the state B, जब वो A स्टेट से B स्टेट में आएगा तब बताओ जो वेवलेंथ रिलीज होगी वो वेवलेंथ कितनी होगी जब वो A से B में आएगा, ठीक है। ट्राई करो ये क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले हम ये वाला एनर्जी का डिफरेंस निकालते हैं, किसके इक्वल होगा, एनर्जी का डिफरेंस निकाल लो वरना वेवलेंथ के लिए देख लो किसके इक्वल होगा, आर 1/n1, n1 कौन सा है सी, तो n सी का स्क्वायर माइनस 1/n ए का स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। उसके बाद इसी तरह यहां से जो ये ए सी है लैम्डा, ये इन्होंने दे दिया है 2000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसी तरह तुम निकाल लो BC के लिए, BC के लिए कितना हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू R 1/BC के लिए ग्राउंड स्टेट C n C का स्क्वायर माइनस 1/n B का स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो हमें चाहिए AB का, तो यहां से जो वेवलेंथ रिलीज होगी वो 1/लैम्डा R 1/n B का स्क्वायर माइनस 1/n A का स्क्वायर, कैसे निकलेगा। तो देखो यहां से अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसमें से ये वाली सब्ट्रैक्ट कर दूं तो C से C कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस का होके यही इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान के, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन से में से कौन सी सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, ये हमें पॉजिटिव चाहिए, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो तो 1/2000 एंगस्ट्रॉम माइनस 1/6000, यहाँ पे 6000 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, यहां से देखो R कॉमन 1/n C का स्क्वायर माइनस 1/n A का स्क्वायर, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n C का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n B का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल और ये हमारे पास एज इट इज बन गया, तो ये आ गई R की वैल्यू, ठीक है। अब यहां से सब्ट्रैक्ट करो 6000 एंगस्ट्रॉम हमने एलसीएम ले लिया, ऊपर कितना बच गया 3 बचेगा, 6 है तो 2 इंटू 3 6 माइनस 1 तो कितना आया 2/6000 एंगस्ट्रॉम,
2 से ये कैंसिल 3000 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू आर। मीन्स यहाँ से जो वेवलेंथ आई है हमें क्या बतानी है, वेवलेंथ ही बतानी थी। तो वेवलेंथ कितनी आ गई हमारे पास, 3000 एंगस्ट्रॉम आ गई, 3000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। अब इसको देखो एक और मेथड से हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये सब्ट्रैक्शन वगैरह का कॉन्सेप्ट छोड़ के सिंपल देखो इसको। मान लेते हैं कि ये जो C है इसका एनर्जी लेवल है 10, ये है हमारे पास 5 और ये हमारे पास हो गया 3। ठीक है। अगर मैं इन दोनों का देखो, इन दोनों का कितना डिफरेंस है एनर्जी लेवल, 7 का। इन दोनों का कितना है, 5 का। तो इन दोनों का कितना होगा, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो। यही तो हमने किया अभी भी, इसकी एनर्जी में से इसकी एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर दो तो ऊपर वाली एनर्जी मिल गई। ठीक है। तो ये तो हमारे 25 के जेईई मेंस के 3 ही क्वेश्चन आए हुए थे एटम से रिलेटेड, वो हमने स्टडी कर लिए। ठीक है।